हेलो स्टूडेंट, अपने आवर्त सारणी को डिस्कस कर रहे थे कि आवर्त सारणियाँ क्यों बनाई गई, इसके पीछे का कारण क्या था, आवर्त सारणी बनाने का क्यों अपने को इसकी ज़रूरत पड़ी। और ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि आपने कहा कि तत्वों का आवर्त सारणी बनाने से जो तत्वों का जो अध्ययन था, मतलब उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणों का जो अध्ययन था, वो अध्ययन क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो आसानी से अध्ययन करने के लिए अपने तत्वों का आवर्त सारणी को बनाया गया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से या तत्वों की संख्या के आधार पर इन्होंने अलग अलग आवर्त सारणियाँ निर्मित की, जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। जैसे डॉबराइनर का त्रिक नियम आपने देखा, लोथरमेयर कर्व की अपने बात की, या अपने न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात की। ठीक है, इसके बाद में अपने कहेंगे सबसे पहले कोई अगर आवर्त सारणी प्रकाशित हुई, ठीक है, ये इससे पहले ठीक है वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग आवर्त सारणियां दी थी, तो सबसे पहले जो प्रकाशित आवर्त सारणी थी, जो लोगों के सामने या सामान्य लोगों के सामने आई, वो आवर्त सारणी थी दमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसी आवर्त सारणी को सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। इस आवर्त सारणी का जो आधार रखा गया था, ठीक है, आधार तो वही चल रहा है सेम टू सेम, कौन सा, परमाणु भार को ही इसका आधार रखा गया था। जो अभी तक बाकी आवर्त सारणियों का जो आधार था, वही आधार इस आवर्त सारणी का था, परमाणु भार का था। क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है कि अभी तक जब मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी, तब तक अपने परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में अपने नहीं जानते थे। ठीक है, इसका मतलब मेंडलीव जो था वो परमाणु की आंतरिक संरचना अर्थात जो अवपरमाणविक कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज उस समय तक नहीं हुई थी, या परमाणु मॉडल के बारे में उस समय तक लोगों को पता नहीं था। ठीक है, इसलिए जो अपने मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी जो दी, ठीक है, और इस मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी के अंदर इन्होंने जो प्रथम अपना जो आवर्त नियम था, वो आवर्त नियम इन्होंने प्रकाशित करवाया। और वो आवर्त नियम क्या था, इस आवर्त नियम के बारे में अपने बात करें तो इन्होंने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो तत्वों के जो गुणधर्म है वो उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। थोड़ा लिखा कम जा रहा है, अंगूठे पर चोट है, इसके लिए अपने यहाँ पर देखेंगे कि तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जो गुणधर्मों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, या गुणधर्मों में जो समानता देखने को मिलेगी, समान तत्वों के गुणों में समानता और भिन्न तत्वों के गुणधर्मों में जो भिन्नता देखने को मिलती है, वो किस पर आधारित है, किस आवर्ती फलन के अंदर होते हैं, वो परमाणु भारों के ऊपर आधारित होते हैं। इन्होंने जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणियां थी, इन्होंने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में, ठीक है, विभक्त किया। इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी में क्या बनाई कि जो क्षैतिज पंक्तियां और दूसरी जो इन्होंने क्या बनाई, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां इन्होंने बनाई। ठीक है, तो क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में तत्वों को व्यवस्थित किया। और वो व्यवस्थित किस क्रम में करता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया। और इन्होंने देखा कि समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वो एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में पाए गए। ठीक है, समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे वो एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ, या अपने कह सकते हैं उसे समूह कहा जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह से ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। तो इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को इन्होंने क्या नाम दिया था, समूह नाम दिया था। तो एक ही समान गुणधर्म वाले जो तत्व होंगे वो एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में पाए, जैसे एक्स वाई अगर जड़ तत्वों को अगर रखा जा रहा है, एक समान ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा जा रहा है, या दूसरे जो तत्व हैं वो ए बी और सी जो तत्व हैं, तो कहता है कि जो एक्स वाई जड़ के गुणधर्म होंगे वो एक समान ऊर्ध्वाधर पंक्ति में या समूह में रखे गए हैं। तो उस ऊर्ध्वाधर समूह पंक्ति को इन्होंने नाम क्या दिया था, समूह नाम दिया था। समूह मतलब ग्रुप की बात कर रहा है वो।
तो ऊर्ध्वाधर समूह पंक्तियों को इन्होंने क्या नाम दिया? समूह नाम दिया। तो कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति में जो तत्व रखे गए हैं, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी जो तत्व रखे गए हैं, इनके गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के गुण समान हैं और ए बी सी के जो तत्व हैं जो उनके गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी तरह से दूसरी जो अपने जो क्षैतिज जो पंक्तियां थी, जो क्षैतिज पंक्तियां जो निर्मित की गई थी, जिनको आज अपने आवर्त के नाम से जानते हैं, लेकिन इन क्षैतिज पंक्तियों को मेंडलीफ ने जो नाम दिया था, इस प्रकार की जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, उस क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने क्या कहा था? श्रेणी कहा था। आज इसे अपने आवर्त कहते हैं, लेकिन जो दमित्री मेंडलीव थे, वो दमित्री मेंडलीव इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या नाम देते हैं? श्रेणी नाम देते हैं। तो इसका मतलब जो आवर्त सारणी थी वो किस में विभक्त है? श्रेणी और समूह में विभक्त की गई। ठीक है, अनेकों श्रेणियां बनाई गई और अनेकों समूह यहां पर निर्मित किए गए। किस प्रकार से अपने निर्मित किए गए उसके बारे में अपने यहां पर बात करते हैं। थोड़ी सी इस आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे। तत्वों को भरेंगे नहीं उस श्रेणी के अंदर, क्योंकि भरना हमारे सिलेबस में नहीं है या ज़्यादा इसके बारे में पूछे नहीं जाते। थोड़ी बहुत इसके अंदर भिन्नताएं आती है, जहाँ पर ये नियमों का पालन नहीं करते, वहाँ पर थोड़ा बहुत अपने में हाईलाइट कर देंगे किस तरह से इसको हाईलाइट करना है। तो आपने कहा कि क्षैतिज पंक्तियाँ और ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ यहाँ पर इसके द्वारा निर्मित की गई। तो ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ थी। ठीक है, तो ये इसकी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, इस ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को इन्होंने नाम दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रोमन संख्या में इसको दिया गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां अपने पास हुई, इन्हें वो क्या नाम देता है? ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, इसे वो क्या कहता है? समूह कहता है। तो ये क्या थे? समूह थे। इसी तरह से श्रेणी, ये अपने श्रेणी निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने इसकी 7 श्रेणियां बनाई। तो ये इस तरह से जो बनाई गई है, जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, इसको इन्होंने नाम क्या दिया था? श्रेणी नाम देते थे, समूह और श्रेणी। ठीक है, तो 7 हमारे पास यहाँ पर इसकी श्रेणियां हो जाती है और बाकी क्या आते हैं? इसके समूह अपने पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे अपने पास ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ठीक है, तो ये अपने पास इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पर जो प्रत्येक जो समूह है उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग कौन से थे? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवंथ ए, सेवंथ बी। तो इस तरह से अपने पास कुल कितने, क्योंकि ये उप समूह बोल सकते हैं अपने, जो ए और बी है, वो ए और बी अपने पास वास्तव में क्या है कि ये जो ए और बी है वो क्या हो गए? उप समूह हो गए। तो इसका मतलब प्रत्येक समूह को इन्होंने 2 उप समूहों में बांट दिया। प्रत्येक जो समूह था उसको उन्होंने 2 उप समूह में बांट रहा है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवंथ ए, सेवंथ बी। तो प्रत्येक समूह को आपने कहा कि 2 उप समूह में यहां पर अपने इसको बांट दिया गया। ठीक है, और जो 8वां समूह था जिसको अपने संक्रमण समूह कहा जाता है, इस समूह को क्या नाम दिया जाता है कि इसमें जो तत्व रखे जाएंगे वो कौन से रखे जाएंगे? संक्रमण तत्वों को रखा जाएगा। तो संक्रमण तत्व इसके अंदर आएंगे। ये 3 भागों में विभक्त था, अलग अलग भाग नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर 3 तत्व आएंगे, एक्स वाई जेड। इसके अलावा उस समय तक अपने कह रहे हैं कि जो नोबल गैसें थी या जो उत्कृष्ट गैसें थी उनकी उस समय तक खोज नहीं हुई थी, तो उनके लिए इसने एक नाम दिया इसको, और उसको नाम क्या दिया इन्होंने? शून्य वर्ग इसको नाम दिया। ठीक है, तो ये कौन सा समूह बनाया इसने? शून्य समूह बनाया, और इसको इन्होंने क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया।
ठीक है, ये इनका जो समूह था वो कौन सा था, शून्य समूह था, जो इन्होंने क्या किया है, खाली छोड़ा था, इसके अंदर किसी तत्व को भरा नहीं गया। तो इस तरह से अगर अपने देख सकते हैं तो कुल वर्गों की जो संख्या हुई वो 14, 3 17 और 1 18। देखो प्रत्येक को 2 भागों में बांटा है, 1 से 7 तक कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। तो 7 को 2 भागों में बांट दिया तो कितने होंगे, 14। इस 8वें वर्ग को कितने भागों में बांटा, 3, तो 14 + 3 17, और एक ही शून्य समूह जो खाली छोड़ा गया 18। तो इसका मतलब जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग है। तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो आज हमारे जो आवर्त सारणी जो सामने आई है उसकी शुरुआत किसने कर दी थी, मेंडलीव ने कर दी थी। ठीक है, लेकिन उसको परमाणु संरचना का वास्तविक ज्ञान न होने की वजह से उसकी जो सारणी थी वो गलत साबित हो गई, या जिसको सही रूप से आज अपने पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब इन्होंने इस तरह से इसको वर्गों में बांटा गया, और जो श्रेणियां हैं उस श्रेणियों के अंदर भी देखो यहां पर 7 इसमें श्रेणी रखी गई, और 7 श्रेणी के अंदर जो तत्व है वो देखो एक साथ नहीं रखे गए। इसमें एक तत्व को यहां पर ऊपर की तरफ स्थान मिला और दूसरे तत्व को यहां पर निचली तरफ स्थान मिला। मतलब ए वाले को ऊपर रख देंगे और बी वाले को कहां रख दिया जाएगा, निचले समूह में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तत्व को यहां रखा जाएगा और एक को यहां रखा जाएगा। ठीक है, तो एक को अपने कह सकते हैं कि ये जो भाग हमारा वो बायां भाग है, तो बाएं भाग में ऊपरी तरफ और दाएं भाग में निचली तरफ तत्व को रखा जाता है। किस तरह से रखा जाएगा अपने तत्व को, बाएं भाग में ऊपरी तरफ, ये हमारा बायां भाग है, तो अपने कहते हैं कि बाएं भाग में ऊपरी तरफ तत्व को रखा जाएगा, और ये कौन सा है, दायां भाग है एक वर्ग का, तो जो दायां भाग है उस दाएं भाग में निचली तरफ तत्व को रखा गया। तो इसका मतलब एक वर्ग में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वो दोनों तत्व एक साथ नहीं आएंगे। जो ए भाग है, ए कहां है, बायां भाग, तो बाएं भाग का तत्व कहां आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और दाएं भाग का जो तत्व है, जो बी तत्व है, वो कहां आता है, निचली तरफ उस वर्ग में रखा जाता है। तो इस तरह से यहां पर इन्हें जो तत्वों का जो अरेंजमेंट था वो तत्वों का अरेंजमेंट इन्होंने प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो ये इनके तत्वों का अरेंजमेंट था, और इनके अंदर इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को इन्होंने क्या कर दिया, इसको व्यवस्थित कर दिया। जैसे अपने बात कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो तत्व आएंगे वो तत्व, जैसे यहाँ पर जो पहला तत्व आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कौन सा आ जाता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से तत्व अपने पास आते रहेंगे। तो अब अगर अपने देखें कि यहाँ पर जो चौथे आवृत की अगर मैं बात करता हूं, तो चौथे आवृत में देखें पोटेशियम और कॉपर, यहां पर किसको रखा गया, देखो पोटेशियम को तो यहां रख दिया गया और कॉपर को यहां रख दिया गया, तो पोटेशियम और कॉपर। ठीक है, यहां पर कौन आया, इससे पहले कौन आ जाता है, सोडियम, और इससे ऊपर कौन आ जाता है, लिथियम, और यहां पर जो तत्व आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये कहाँ रखे गए हैं, देखो बाएं भाग में ऊपरी तरफ रखे गए हैं, और दाएं भाग में जो निचली तरफ जो तत्व रखे गए वो कॉपर को रख दिया, Ag को रख दिया और ओरम को रख दिया। तो कॉपर यहां रखा गया, देखो मैं इसको दूसरे कलर से देखता हूं, तो कॉपर यहां पर Ag और यहां पर आ गया ओरम, ये इस तरह से अरेंजमेंट दिया गया। तो ये मतलब जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो फ्रेंशियम है वो फर्स्ट ए के तत्व हैं, और जो कॉपर, Ag और Au वो किसके हैं, फर्स्ट बी के तत्व हैं। तो इनकी जो अरेंजमेंट है इसने देखो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, दोनों को अलग अलग स्थान दिया गया, एक को बाएं भाग में ऊपरी तरफ और दूसरे को दाएं भाग में निचली तरफ इसने अरेंजमेंट दे दिया गया। इसी तरह से जो आपने कहा कि जो संक्रमण तत्व है उसके अंदर 3-3 तत्व आए, वो 3-3 तत्व कौन से थे, देखें यहां पर अगर अपने, वो तत्व थे Fe, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, कौन कौन से तत्व थे वो, Fe, कोबाल्ट और निकल, FeCO और Ni। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं 26, 27, 28, और 28 के बाद 29वां कहां आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये इनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अपने तत्वों को यहां पर व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक है,
तो ये इसका जो अरेंजमेंट था जिसके अंदर अपने रखा गया, और इस समूह को, शून्य समूह को इन्होंने क्या कर दिया, रिक्त छोड़ दिया, क्योंकि उस समय तक जो नोबल गैसें थी उस नोबल गैसों की वहां पर डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनका आविष्कार अब तक नहीं हुआ था। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात कर सकते हैं। इस तरह से मेंडलीव ने जो तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में अरेंज किया गया था, ठीक है। और इन्होंने जो नाम दिए थे आवर्त और वर्ग में तत्वों को यहां पर व्यवस्थित कर दिया, किस तरह से आवर्त बनते हैं और किस तरह से वर्गों का अपने यहां पर निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने बात करें यहां पर जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, तो वो उसके जो गुण क्या थे, क्या क्या इसके जो अपने को गुण देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें अपने जो गुण अगर देखते हैं तो कुल जो वर्ग अपने पास आए वो कितने आए देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब यहां पर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में, इसको अब मैं रफ कर देता हूं यहां पर, और इसके गुण धर्मों की मैं बात करता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी की, ठीक है। इसमें अपने को क्या क्या अच्छी बातें अपने को देखने को मिली, तो इसकी बात करें, गुण धर्मों की बात करते हैं, क्या क्या अपने को गुणधर्म इसके अंदर देखने को मिले। तो सबसे पहला गुणधर्म अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास आता है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग या जो समूह जो दिए गए थे, उसने वर्ग प्रयोग में नहीं लिया था, इसने शब्द क्या प्रयोग में लिया था, समूह। तो कितने समूह में आवर्त सारणी को बांटा गया, अपने कहते हैं 9 समूहों में बांटा गया। वो 9 समूह अभी अपने बात कर लिए, फर्स्ट ए फर्स्ट बी इस तरह से। और जो इसके अंदर जो श्रेणी थी, वो उसने श्रेणी कितनी बनाई थी, जिसको आज अपने आवर्त कहते हैं, तो श्रेणी कितने बनाई थी, 7। तो आज के हिसाब से वर्ग और आज के हिसाब से आवर्त, तो समूह और श्रेणी इन्होंने नाम दिया गया था। तो 9 समूह बनाए थे और 7 इसने क्या बनाई थी, यहाँ पर श्रेणी इसने बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इसकी आवर्त सारणी थी। और उस समय तक जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय तक कहते हैं कि लगभग जो तत्व थे उसकी आवर्त सारणी में, लगभग तत्व कितने थे, 60 तत्व उसकी आवर्त सारणी में रखे गए थे। उस समय तक लगभग 60 तत्वों की खोज उस समय तक हो गई थी, ठीक है। अब अपने बात करें इसके अंदर कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो वास्तव में तत्वों का अपने बात करें कि सिस्टमेटिक जो स्टडी है, वो सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में तत्वों की किसने बताई थी, मेंडलीव ने बताई थी। तो अपने कह सकते हैं कि जो क्रमागत जो अध्ययन है तत्वों का, ठीक है, समूह और वर्ग के बाद में जो पहली जो इसकी विशेषता आती है वो क्या आती है कि तत्वों के क्रमागत अध्ययन के बारे में लोगों को बताया कि किस तरह से तत्वों का क्रमागत अध्ययन कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी अपने कर सकते हैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। दूसरा, इसकी जो आवर्त सारणी थी उसकी आवर्त सारणी में नए तत्व, क्योंकि अभी तक 60 तत्व खोजे गए थे, तो नए तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़ा गया। जो नए तत्व आएंगे उन नए तत्वों के लिए इसकी आवर्त सारणी में जो स्थान था वो स्थान खाली छोड़ा गया। किस प्रकार से स्थान इसमें खाली छोड़ा गया, तो मैं बात करता हूं कि उस समय तक कुछ तत्व थे जिनकी खोज नहीं हुई थी, वो तत्व अभी तक खोजे नहीं गए थे उस समय तक, जो मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी, ठीक है। तो वो तत्व कौन कौन से थे, अपने विस्तृत अध्ययन के बारे में ये बताता है। तो वो तत्व हमारे पास आते हैं, जैसे आवर्त सारणी जो प्रकाशित हुई तो उस समय तक गैलियम और जर्मेनियम जो तत्व है उनकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। उस समय तक कौन कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे, तो पहला तत्व हमारे पास आता है गैलियम और दूसरा जो तत्व है जर्मेनियम। तो गैलियम और जर्मेनियम की खोज उस समय तक नहीं हुई थी, ठीक है, जिस समय मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी दी गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि गैलियम और जर्मेनियम के लिए एक एक स्थान नीचे छोड़ा, किसके लिए, जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, जहां पर तत्व कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम तत्व आएगा, और जहां पर सिलिकॉन तत्व आता है, तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे इन्होंने क्या कर दिया, इन तत्वों के लिए एक एक स्थान नीचे खाली छोड़ दिया गया और इन्होंने इनका नाम भी निर्धारित कर दिया। ये कहता है कि यहां पर जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे जो तत्व आएंगे उसका नाम क्या दिया, जो एल्यूमिनियम के नीचे जो तत्व आएगा उसको क्या बोला गया, एका एल्यूमिनियम, और जो सिलिकॉन के जो नीचे तत्व आएगा उसको इन्होंने नाम दे दिया एका सिलिकॉन।
ठीक है, तो नाम भी निर्धारित कर दिया इन्होंने कि जो तत्व जो इनके नीचे आते हैं, ठीक है, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन तत्व इन्होंने, जिनको बाद में चलकर आपने क्या नाम दिया, यहां पर जो तत्व आया वो कौन सा खोजा गया, गैलियम खोजा गया, और यहां पर जो तत्व आया वो कौन सा आया, जर्मेनियम आया। लेकिन उस समय तक इन दोनों तत्वों की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो इसलिए क्या किया, ये इसकी जो विस्तारवादी नीति थी कि वो कहता है कि नए तत्व आएंगे। कैसे विस्तार करता है ये, वो देखता है कि एक तत्व से जब दूसरे तत्व में अपने जाते हैं तो उनके परमाणु भार में लगभग 4 से 5 परमाणु भार उसका बढ़ता है, ठीक है, परमाणु भार 4 या 5 औसतन इतना बढ़ता है। तो अगर इसको जहां पे ज्यादा बढ़ता हुआ परमाणु भार दिखाई दिया, उसने क्या कर दिया, वहां पर उसके लिए क्या कर दिया, खाली स्थान छोड़ दिया कि यहां पर भविष्य में कोई नया तत्व आएगा। तो विस्तार अपने कहते हैं भविष्यवक्ता इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इनको ये पता था कि पहले से यहां पर कोई तत्व उसमें आएंगे, और उनके नाम भी उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया। जैसे बाद में तो जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम इनको दिया गया, लेकिन पहले इन्होंने अपने हिसाब से नाम दे दिया कि जो एल्यूमिनियम के नीचे जो वर्ग में जो तत्व आएगा उसको एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के जो नीचे तत्व आता है उसे क्या नाम दे दिया, इसने एका सिलिकॉन, इन्होंने तत्वों को नाम दे दिया। तो ये विस्तारवादी नीति थी इनकी, ठीक है। इसी तरह से इनकी आवर्त सारणी के अंदर कुछ डाउटफुल एटॉमिक मास वाले भी थे। डाउटफुल एटॉमिक मास कैसे थे, जिनके अपने को जो परमाणु भार थे वो वास्तव में अपने को परमाणु भार उनके बारे में पता नहीं था, तो ऐसे तत्व भी इसकी आवर्त सारणी में रखे गए थे। तो डाउटफुल एटॉमिक मास से क्या मतलब है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उस समय से पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक जो मास है, जो परमाणु जो भार है, वो कितना माना गया था, 13.5 मानते थे। लेकिन बेरिलियम ने देखा कि इसका बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 13.5 नहीं है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 9। अगर 13.5 अगर इसका माना जाता है तो इसका मतलब बेरिलियम को कहाँ रखा जाएगा, कार्बन के बाद में रखा जाता है, ठीक है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, तो बेरिलियम का परमाणु भार कितना है, 13.5, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। तो इसका मतलब बेरिलियम को किसके साथ रखना पड़ता, नाइट्रोजन के साथ रखना पड़ता। अब नाइट्रोजन तो क्या है, एक अधातु है और गैसीय तत्व है, जबकि बेरिलियम क्या है, एक धात्विक तत्व है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब बेरिलियम के जो गुणधर्म है वो नाइट्रोजन से समानता नहीं रखते हैं। बेरिलियम के गुणधर्म वास्तव में किससे समानता नहीं रखते हैं, नाइट्रोजन से समानता नहीं रखते हैं। इसका जो तुल्यांकी भार, पहले ये जो भार निकाला गया था वो कैसे निकाला था, इसका जो तुल्यांकी भार होता है वो कितना होता है, 4.5, और 4.5 को जब 3 से गुणा करते हैं तो इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना आता है, 13.5। तो इसका मतलब पहले परमाणु भार को न ज्ञान होकर तत्वों के किस भार के बारे में ज्ञान थी लोगों को, तुल्यांकी भार के बारे में ज्ञान था, और तुल्यांकी भार को उसकी संयोजकता से गुणा करके अपने उसका क्या ज्ञात करते थे, परमाणु भार को ज्ञात किया जाता था। तो परमाणु भार को ज्ञात करने का उस समय जो तरीका था वो परमाणु भार क्या था, अपने कहते हैं कि तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तो पहले जो देखा गया कि बेरिलियम का तुल्यांकी भार 4.5 होता है और उसको कितनी संयोजकता से गुणा किया जाता है, 3 से गुणा किया जाता है, और 3 से जब गुणा करते हैं तो वो संयोजकता नाइट्रोजन वर्ग से समानता रखती है। लेकिन बेरिलियम में नाइट्रोजन के समान कोई समानता नहीं है, तो यहाँ इसका संशोधन किया गया और माना गया कि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी आती है, 2 आती है, और 2 ही जैसे संयोजकता हुई तो इसका परमाणु भार कितना हो जाता है, 9 आ जाता है। और परमाणु भार जो 9 है, 9 आने पर ये क्या है, एक द्विसंयोजी यौगिक है, द्विसंयोजी तत्व है, अर्थात इसको कहाँ स्थान दे दिया गया, जो हमारा दूसरा जो वर्ग है, सेकंड ए जो वर्ग था, उस सेकंड ए वर्ग में इसको स्थान मिल गया। तो इस तरह से इन्होंने तत्वों के गुण धर्मों को ध्यान में रखते हुए ध्यान देखा कि बेरिलियम का जो गुण है वो नाइट्रोजन के साथ नहीं मिल रहा, लेकिन परमाणु भार इसका कितना बताया जा रहा है, 13.5 बताया जा रहा है। तो इन्होंने तत्वों के परमाणु भार में भी संशोधन करने की कोशिश की गई। कैसे की गई, एक मैंने उदाहरण के रूप में यहां पर बताया कि बेरिलियम का जब मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई थी उस समय तक उसका जो परमाणु भार था वो 13.5 माना गया था। 13.5 कैसे निकाला गया, उसकी तुल्यांकी भार को उसकी संयोजकता से गुणा करके 13.5 आता है। ये जो परमाणु भार है वो नाइट्रोजन के परमाणु भार के तुल्य है, लेकिन बेरिलियम में नाइट्रोजन के साथ गुणधर्मों में कोई प्रकार की समानता नहीं थी, अर्थात बेरिलियम को नाइट्रोजन के साथ स्थान मिलना तर्कसंगत नहीं था, उचित नहीं था। इसके लिए
इसके परमाणु भार में इन्होंने संशोधन किया, और संशोधन कैसे किया और जो सही भी साबित हुआ। ठीक है, आज जो परमाणु भार बेरिलियम का देखा जाए तो 9 पॉइंट कुछ आता है, 9.01 या 9.1 के लगभग आता है इसका जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका द्रव्यमान अगर निकाला जाता है तो 4.5 गुणा 2 कितना आया इसका 9, और जैसे ही 9 आया तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हुई 2, और बेरिलियम आज जितने भी यौगिक बनाता है वह द्विसंयोजी यौगिक बनाता है, जैसे BeCl2, BeO, तो ये जितने भी यौगिक है वो द्विसंयोजी यौगिक है। तो ये द्विसंयोजी यौगिक इन्होंने जो संयोजकता को इसको सही करके बेरिलियम की, इन्होंने इसे परमाणु भार को क्या कर दिया, संशोधित कर दिया, और बेरिलियम को एक स्थायी स्थान पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो ये बेरिलियम जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की अपने को क्या देखने को मिली, विशेषताएं देखने को मिली, लेकिन इसकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां भी रह जाती है। ठीक है, वो कमियां कौन कौन सी है, उन कमियों की अगर अपने चर्चा करें यहां पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर जो अपने को कमियां देखने को मिली उसको भी यहां पर एक साथ देख लिया जाता है। तो कमियों के बारे में डिस्कस करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की। ठीक है, कमियां, पहली कमी कि इसकी आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन तत्व है उस हाइड्रोजन तत्व को उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, पहली कमी यहां पर इसकी कौन सी आती है, अपने कहेंगे हाइड्रोजन तत्व का उचित स्थान नहीं मिलना। हाइड्रोजन तत्व का स्थान निश्चित नहीं है, आज भी नहीं है निश्चित, इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जोकर कहा जाता है। ठीक है, जोकर है आवर्त सारणी का, तो आज तक इसका जो स्थान है वो उचित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को रखा तो किसके साथ गया है, प्रथम वर्ग में रखा गया है, और प्रथम वर्ग में सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या है, एक अधात्विक तत्व है। तो अधात्विक तत्व को धात्विक तत्व के साथ रखना एक तर्क संगत बात नहीं है, एक उचित बात नहीं है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान था वो उचित नहीं था। ठीक है, इसी तरह से जो परमाणु भार है उस परमाणु भार में अपने को एक एनामोलस बिहेवियर देखने को मिला। ठीक है, अपने परमाणु भार का जो क्रम था वो परमाणु भार का क्रम सभी तत्वों में सही नहीं था, कुछ तत्वों में उसके क्रम में अपने को क्या देखने को मिली, असमानता देखने को मिली। जैसे कोबाल्ट का जो परमाणु भार है, कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है, 58.9, कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है, 58.9, और निकल का जो परमाणु भार है वो होता है 58.7। लेकिन मैंने देखो संक्रमण तत्वों में इसको जो रखा था इस तरह से रखा था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो देखो निकल का परमाणु भार तो 58.7 है और कोबाल्ट का कितना है, 58.9। तो इसका मतलब निकल को कोबाल्ट से पहले रखना चाहिए था, इस तरह से रखना चाहिए था। अगर वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर रख रहा है तो उसको तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए था, लेकिन उसने तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित किया है। इसका मतलब जो उसने कहा था कि तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं वो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात उसकी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो वो सही नहीं था। कोबाल्ट और निकल के अंदर जब देखा गया तो कोबाल्ट और निकल के अंदर जो क्रम था वो आपको अलग देखने का इसका मिला था इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर परमाणु भार पर ये आवर्त सारणी आधारित है तो जो अपने समस्थानिक जो तत्व हैं, ठीक है, समस्थानिक कौन से होते हैं, जिनका अपने बात करें कि आवर्त सारणी में जिनको एक स्थान में रखा गया है, आइसोटोप की जिसकी बात कर रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो तीनों के परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर परमाणु भार अलग अलग है तो उन समस्थानिकों को कहाँ रखना चाहिए, आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए। इसका मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि समस्थानिकों का क्या होते हैं, जो अपने समस्थानिक तत्व ऐसे होते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। तो अगर इनका परमाणु भार भिन्न है तो मेंडलीव को अपनी आवर्त सारणी में इनको कहाँ रखना चाहिए था, भिन्न भिन्न स्थानों पर रखना चाहिए था, लेकिन उसने इनको ऐसा नहीं रखा। ठीक है, फिर चौथी बात करें, जो 2 भिन्न गुणों वाले तत्व हैं, भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। कौन से, जैसे अपने देख सकते हैं कि पोटेशियम के साथ इसने रखा था कॉपर को, ठीक है, रुबिडियम के साथ इसने किसको रखा, सिल्वर को, और सीजियम के साथ इसने किसको रखा, ओरम को। तो कहता है कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये
अपने क्षारीय धातुएं हैं, जबकि कॉपर, सिल्वर और ओरम ये संक्रमण धातुएं हैं। तो क्षारीय धातुएं और संक्रमण धातुओं को इसने एक ही वर्ग में रख दिया था, लेकिन इन दोनों के गुणों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, पृथक प्रथम गुण धर्म वाले तत्व होते हैं। तो यहां पर दो भिन्न गुणों वाले तत्वों को इसने क्या रखा, एक ही वर्ग में रखा, जो क्या था, इनका जो आवर्त सारणी में इनका जो रखना था वो सही नहीं था। और पांचवी बात करें कि जो लैंथेनाइड तत्व और जो एक्टिनाइड जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी, मूल जो आवर्त सारणी है उस मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। मूल जो आवर्त सारणी है उसके नीचे इसने तत्वों को, इनको लैंथेनाइड तत्व या जो एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनको इन्होंने आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। ठीक है, तो ये इसकी जो आवर्त सारणी के अंदर अपने को कमियां देखने को मिली। इसी तरह से समान गुण धर्म वाले जो तत्व हैं, छठा इसमें गुण मैं कहता हूं कि जो समान गुणों वाले जो तत्व हैं, समान गुणों वाले तत्व, उसको इन्होंने भिन्न भिन्न वर्ग में रखा या भिन्न भिन्न इसके आधार पर समूह में रखा गया। जैसे कॉपर और मरकरी की बात करें तो अगर आप मेंडलीव की आवर्त सारणी को अगर देखो तो कॉपर और मरकरी को अलग अलग समूह में रखा गया है। कॉपर और मरकरी का जो समूह है वो अलग अलग है। ठीक है, कॉपर का समूह हमने जिसको फर्स्ट बी में रखा है, जबकि मरकरी को जो अपने स्थान दिया गया है वो मरकरी को फर्स्ट बी वर्ग में अपने मरकरी को स्थान नहीं दिया गया है। तो कॉपर और मरकरी के जो गुणधर्म हैं वो गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को इसने कहाँ रख दिया, जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में इन्होंने क्या दी, इसकी जो पोजीशन थी वो पोजीशन इन्होंने क्या करी, अलग स्थान पर उसको उसने स्थापित किया गया। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को इसने रखा। कॉपर को जो रखा गया है वो इसकी आवर्त सारणी के आधार पर कहाँ रखा गया, फर्स्ट बी में रखा गया, और मरकरी को जो रखा गया जाता है वो सेकंड बी वर्ग में इसने रखा। कॉपर को फर्स्ट बी में और मरकरी को कहाँ रखा, सेकंड बी में रखा। लेकिन कॉपर और मरकरी दोनों के गुणधर्मों में क्या पाई जाती है, समानता होते हुए भी इसको कहाँ रख दिया, इसने अलग अलग वर्गों के अंदर इसमें स्थान इसने दिया था। तो ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर कुछ कमियां देखने को मिली। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में जो आधुनिक आवर्त सारणी पर अपने चर्चा करेंगे। थैंक यू।